हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कास्टिग्लियानोस थ्योरम के बारे में, बेटीज लॉ के बारे में और रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में। ठीक है, अभी उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी, तो विल कम डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है मेरे पास। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ये भी मुझे यूजिंग ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम मेरे को फाइंड करना है। इसमें प्रॉब्लम 1 में मेरे को गिवन है 40 किलो न्यूटन का लोड एक लग रहा है कोऑर्डिनेट 2 पर। ठीक है, जिसके कारण जो डिफ्लेक्शन मुझको मिल रहा है इस पॉइंट पर वो मिल रहा है 2 mm। इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो 2 mm मिल रहा है इस डायरेक्शन में लेफ्ट। और एक 0.1 रेडियन एट क्लॉकवाइज रोटेशन मेरे को मिल रहा है जो कि 0.1 रेडियन का है। क्लियर है, ये सब मिल रहा है मुझे इस 40 किलो न्यूटन लोड की वजह से। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेट मैंने इसको कोऑर्डिनेट को लिया है कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी लोड इस कोऑर्डिनेट के अलोंग लग रहे होंगे, लोड या डिस्प्लेसमेंट, वो पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। जो इस कोऑर्डिनेट के अपोजिट में लग रहे होंगे उनको मुझे नेगेटिव कंसीडर करना है। ठीक है, तो 40 किलो न्यूटन की वजह से मुझे 2 mm का डिफ्लेक्शन मिला है मेरे को लेफ्ट साइड, और एक 0.1 रेडियन का क्लॉकवाइज रोटेशन मिला है मेरे को पॉइंट डी पर। क्लियर है पॉइंट? तो यार मैं इस चीज को लिख सकता हूं, अगर मैं ये चीज करना चाहूं तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं इजीली कि रो 1 2 हमने डेल 1 2 हमने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डेल 1 2 को हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। ठीक है, सिमिलरली एक कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास डिफ्लेक्शन एट 3 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। ये चीज होगी मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि मेरे को फाइंड करना है कि मेरे को फाइंड करना है एफ पर मेरा डिफ्लेक्शन कितना होगा जब हॉरिजॉन्टल लोड एक 20 किलो न्यूटन का ई पर लग रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1 किलो न्यूटन मीटर का डी पर लग रहा है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है ये मेरा फ्रेम है। अभी मेरे को कोऑर्डिनेट 2 पर मेरे को 20 किलो न्यूटन और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में 1.6 किलो न्यूटन मीटर का। क्लियर है, तो मुझे फाइंड करना है कि इस पॉइंट 2 पर कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा इस 20 किलो न्यूटन लोड की वजह से और इस 1.6 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करूंगा। मतलब मैं पहले मेरे को गिवन है कि मैंने यहां पर लोड लगाया और मुझे इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शंस गिवन है, तो मैं उस कांसेप्ट से मैं फाइंड करूंगा कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना आता है ड्यू टू इन लोड्स की वजह से। क्लियर है, तो यार मैं सबसे पहले मैं देखता हूं कि मेरे को लोड कहां पर मेरा अप्लाई कर रहा है। अभी मेरा लोड अप्लाई कर रहा है 2 पर और यहां पर भी 2 पर। ठीक है, फर्स्ट केस में, और डिफ्लेक्शन मेरे को गिवन है 1 और 3 पर। तो अगर मैं रो 1 2 कैलकुलेट करूं, मतलब डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2, तो वो कुछ आ जाएगा मेरा। रो 1 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 40 किलो न्यूटन, इसको मैं लिख सकता हूं 2 mm, तो यानी 2 mm अपॉन में 40 लिख सकते हैं। और प्रिसाइज वे में अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 0.002 अपॉन में 40। तो ये हो गया मेरा कितना, रो 1 2। कहने का मेरा मतलब है कि डिफ्लेक्शन एट 1, डिफ्लेक्शन एट अगर 40 किलो न्यूटन की वजह से डिफ्लेक्शन मेरा 2 mm है, तो यूनिट लोड की वजह से कितना होगा, ये 2 डिवाइड बाय 40, तो दिस इज इक्वल्स टू 0.01 0.002 और 40 अपॉन में 40। ठीक है, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। सिमिलरली अगर मैं डिफ्लेक्शन, और इसमें जो साइन आएगा वो मेरा नेगेटिव आएगा क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है और जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो राइट साइड में। क्लियर है, सिमिलरली मेरा इसी तरीके से रो 3 2 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आता है मेरा कि पॉइंट रेडियन का क्लॉकवाइज रोटेशन मेरे को मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के अलोंग ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 0.1 अपॉन में 40 रेडियन पर किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कितना, रो 3 2। क्लियर है पॉइंट? यार अब प्रिंसिपल, अगर मैं रेसिप्रोकल थ्योरम का प्रिंसिपल लगाता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल थ्योरम, तो मेरे पास होता है रो 1 2 इज इक्वल्स टू रो 2 1, और रो 3 2 इज इक्वल्स टू रो डेल 3 2 इज इक्वल्स टू डेल 2 3। यही होगा। क्लियर है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यार अभी मुझे इन लोड्स के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाले, बट ये चीज मेरे को पता है कि अगर मैं 2 पर, अगर 1 पर मेरा यूनिट लोड है तो 2 पर मेरा कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये चीज मेरे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये भी पता है और ये भी पता है। क्लियर है, तो यार अगर मैं इस 20 किलो न्यूटन की वजह से देखूं, 20 किलो न्यूटन में मेरा यूनिट लोड की वजह से कितना लोड आएगा, यूनिट लोड की वजह से आएगा मेरा ये रो 2 1 जो होगा वो मेरा होगा 0.002 अपॉन में 40। क्लियर है, और अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई कर दूं 20 किलो न्यूटन से, तो ये मेरे को दे देगा डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन एट पी, डिफ्लेक्शन एट पी, डिफ्लेक्शन एट एफ
ड्यू टू 20 किलो न्यूटन लोड एट ई, ये चीज होगी। क्लियर पॉइंट। ये जो वैल्यू है ये है मेरी √2 1, मतलब यूनिट लोड की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरे को मिल जाएगा 20 किलो न्यूटन की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि ये पूरा हम यूनिलैस्टिक वे में कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि लोड और डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं थ्री इस पॉइंट पर आता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मेरे को, √32 का वैल्यू है मेरे पास 0.1 अपॉन 40 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर किलो न्यूटन, यही है। और यार अगर मैं इसको मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस चीज को मोमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, मोमेंट मेरा कितना दिया है यहाँ पे 1.6 किलो न्यूटन एट डी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिया है मेरे को मोमेंट, तो ये कोऑर्डिनेट के अपोजिट में है, तो मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। कितना, 1.6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां से भी मेरे को ये मिल जाएगा मेरे को डिफ्लेक्शन एट एफ ड्यू टू यूनिट लोड एट, नहीं, ड्यू टू 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर एट डी पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल डिफ्लेक्शन मेरे को मिल जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये वैल्यू आती है 0.002 इनटू 20 डिवाइड बाय 40। यूनिट्स का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, प्लस 0.1 0.002 ये तो इसकी वैल्यू आती है आपकी -1 इंटू 10 की पावर -3, इस चीज की वैल्यू। ठीक है, और इस चीज की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये आएगी कितनी आपकी 0.1 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 40, ये आएगी आपकी 4 इंटू माइनस होगी इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगी आपकी 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 mm। ओके, तो कहने का मेरा मतलब है यार, -5 mm इसको लिख रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि जो इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है वो अपोजिट टू कोऑर्डिनेट 2 मिल रहा है इस लोड की वजह से। 20 किलो न्यूटन की वजह से यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, 1 किलो न्यूटन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो यहाँ पर कुछ ऐसा जाके हो रहा होगा ग्राफ। ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ये है आपका 5 mm। ठीक है, जो भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको इस पॉइंट पर मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बन गया है, कुछ थोड़ा सा रहेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन है कैसे आपको रेसिप्रोकल थ्योरम यूज करनी है, आप थोड़ा देखना है यहाँ पर आपको कि कैसे ρ12 = ρ21 है, ρ32 = ρ3 है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर आप ρ32 का यूनिट देखेंगे तो वो है रेडियन पर किलो न्यूटन। ठीक है, अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ρ3 पर तो हमें mm का यूनिट मिलना चाहिए, बट यहाँ पर जो हमको यूनिट मिल रहा है वो रेडियन के उसमें मिल रहा है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस चीज को मोमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को मोमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको मीटर में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि रेडियन पर किलो न्यूटन है यहाँ पर, तो सर यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये जो रेडियन है ये इस किलो न्यूटन की वजह से आ रहा है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं मोमेंट के साथ तो मेरे को जो किलो न्यूटन कैंसिल होगा तो मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेगा वो किसमें, मीटर में मेरे को मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोकल थ्योरम के से हमने कैलकुलेट किया फाइनल। ठीक है, फिर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर एक बार। प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे को कह रही है कि यार प्रॉब्लम नंबर 2 जो मेरे को कह रही है वो कह रही है कि मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन सी पर, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू, और मुझे यूज करना है रेसिप्रोकल थ्योरम। रेसिप्रोकल थ्योरम,
और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो मेरे पास आई है वो 2i है और यहाँ पर जो है मेरे पास आई 4i है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है फिगर मेरे पास कुछ ऐसा ही है, 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ डिफ्लेक्शन मेरे को फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर सी पर डिफ्लेक्शन मेरा कितना है रेसिप्रोकल, और इसका जो आई है वो 2i है और इसका आई 4 है, आई है, क्लियर है। ई कांस्टेंट है दोनों में। तो यार मुझे सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो अगर मुझे सी पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, इसका जो ग्राफ, इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, क्लियर है। तो ये भी मुझे फाइंड करना है कि यार रेसिप्रोकल थ्योरम से मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि मेरे को करना है कि मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल थ्योरम अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट 1 लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट 1 लेता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट 2 लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे को डिफ्लेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड किए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैंने डिसाइड किए हैं, एक 1 कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड है और एक 2 कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर 2i है और यहाँ पर i है, क्लियर है। तो यार अगर मैं देखूं, अगर मैं इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं रो 1 2 इज इक्वल्स टू रो 2 1, लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डिफ्लेक्शन, एक बार मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पर एक 1 का यूनिट लोड लगाऊं, अगर मैं यूनिट लोड, तो इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा क्या, आपका रो डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पर लोड लगाता हूं और यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं, तो वो होता है मेरा कितना, रो 1 2 डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2। तो ये जो दोनों डिफ्लेक्शन आएंगे, ये जो दोनों डिफ्लेक्शन आएंगे, दोनों बराबर होंगे एज पर रेसिप्रोकल थ्योरम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज बराबर होंगी तो हम इसी थ्योरम का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन और रोटेशन फाइंड करना इजी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं कर सकता हूँ कि ये सपोज यहाँ पर मेरा थीटा सी है, ठीक है। तो अगर मुझे बी पर डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो वो इस लोड के कारण डिफ्लेक्शन यहाँ पर प्लस थीटा इंटू थीटा सी इंटू 4 हो जाएगा। तो अगर मैं बी पर डिफ्लेक्शन लिखूं तो वो हो जाएगा मेरा कितना, सपोज इसको मैं लेता हूं डेल्टा बी डैश प्लस थीटा सी इंटू 4, ये रहेगा, क्लियर है। ये होगा मेरा कितना, रो 1 2 डेल्टा 1 2 सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं फिर, तो मैं देखता हूं यहाँ पर मेरा जो लोड है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे यूनिट लोड लगाया 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मेरा कितना आएगा, पीएल क्यूब बाय 6 3 यही आएगा, ठीक है। आई जो है यहाँ पर 2i है, तो कितना वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, पी तो मेरा 1 है, 1 यूनिट लोड है, तो 1 इंटू एल मेरा कितना है 6 का क्यूब ओवर में 3 इंटू ई इंटू 2i, यही रहेगा 6 क्यूब अपॉन में 6 ई आई, 6 से कैंसिल 36 ओवर में ई आई, क्लियर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डिफ्लेक्शन मिल गया, डेल्टा बी डैश की जो वैल्यू मिल गई मेरे को 36 ओवर में ई आई मिल गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थीटा सी कैलकुलेट करता हूँ, थीटा सी में अगर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, थीटा सी जो मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे को मिलेगा, वो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पर थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी पी एल स्क्वायर अपॉन में 2ei, तो पी मेरा 1 है, पी और एल स्क्वायर कितना है मेरा 6 स्क्वायर ओवर में 2ei, 2e इंटू 2i, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 36 अपॉन में 4ei थीटा सी, ठीक है। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर से मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 अपॉन 4 इंटू 4, ये आ जाएगा मेरे पास 36 ओवर में ei, क्लियर है। तो ये पूरी डिफ्लेक्शन मेरे को पता लग गई यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 36 ओवर में ei, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरी कितनी हो जाएगी 72 ओवर में ei, यही होगी। तो ये मेरा है मतलब, इसका मेरा मतलब है कि रो डिफ्लेक्शन एट 2 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1 और डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 2, ये भी सेम होगा 72 ओवर में ei, ठीक है। बट एट 2 पर मेरा कितना लोड लग रहा है 24 का, यूनिट लोड की वजह से ये है, तो 24 की वजह से कितना होगा 72 अपॉन में ei इनटू में 24, यही होगा। इसको एक बार वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है कुछ 1728 ओवर में ei, ठीक है।
एक बार देखिएगा, मैंने क्या किया है कि मैंने सिंपल इस लोड पर, क्योंकि मुझे इस लोड के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, तो मैंने क्या किया, यूनिट लोड को यहाँ लगाया, इस पॉइंट लोड के नीचे जो डिफ्लेक्शन होगा वो मेरा कितना होगा, PL3/6, तो PL3/3 सॉरी 3 यहाँ पे 2 है, तो ये भी मैंने कर लिया, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर थीटा के लिए भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, थीटा भी मेरा PL² 2EI, मेरा कितना है 2 है, तो 4EI हो गया वो, ठीक है। तो 36/4 और लेंथ कितना मेरा आ गया, 4 मीटर, तो 36/4 आ गया, तो 1728 ओवर में EI जो है इसका क्या है, डिफ्लेक्शन एट सी, क्लियर है। तो डेल्टा एट सी हमको मिलेगा 24 किलोन्यूटन, जो है 71728 ओवर में EI, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल थ्योरम को उनको कैसे यूज करना है इस केस में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, आते हैं बेटीज लॉ पर आते हैं। ठीक है, बेटीज लॉ पर हम लोग आए हैं, इसमें प्रॉब्लम नंबर ये भी सॉल्व हो चुका है हमारा, ठीक है। बेटीज लॉ पर हम लोगों ने बेटीज लॉ के बारे में पढ़ा है कि क्या कहते हैं, बेटीज लॉ जो हमको बोलता है कि सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, सिस्टम 1 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं और सिस्टम 2 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, सिस्टम 1 के कॉरेस्पॉन्ड कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे और सिस्टम 2 के कॉरेस्पॉन्ड कुछ डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। सिस्टम 2 पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, सिस्टम 1 पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, तो सिस्टम 1 के फोर्सेस जब सिस्टम 2 के डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे वो बराबर होगा सिस्टम 2 के फोर्सेस जब वो सिस्टम 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। इसका भी प्रूफ हम लोग देख चुके हैं, तो वो भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमको कैसे उस थ्योरम को यूज करना है ये चीज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझको कैलकुलेट करना है यार, कि मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई MA और MB का वैल्यू कितना होगा, फिर MA का वैल्यू मेरा कितना होगा फिक्स मोमेंट का, क्लियर है। तो मैं देखूं यार, अगर मेरे पास सबसे पहला फिगर सिस्टम 1 है मेरे पास, या अगर मैं सिस्टम 1 पे देखूं, यहाँ पर मेरे को कुछ रोटेशन मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है, रोटेशन मिल रहा है, क्लियर है। और ये मेरा सिस्टम 2 है, यहाँ पर भी मेरे को कुछ रोटेशन मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर भी कुछ रोटेशन है, और MA और MB तो है ही मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यार एक चीज देखूं, अगर मैं इस प्रॉब्लम में देखूं, अगर मैं एक चीज इसको कैलकुलेट करूं, तो MA और जो MB होगा ड्यू टू सिमेट्री, MA और जो MB होगा वो बराबर होगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। MA और MB जो होगा वो बराबर होगा। तो अगर मैं सिस्टम 1 और कंसीडरिंग सिस्टम 1 एंड सिस्टम 3, कंसीडरिंग सिस्टम 1 एंड सिस्टम 3, अगर मैं सिस्टम 1 और सिस्टम 3 को मैं कंसीडर करूं अगर इस फिगर में, तो यहां पर अगर मैं देखूं यार, तो यहां पर तो मेरा फिक्स एंड है, यहां पर तो मेरे को रोटेशन जो है वो इस पॉइंट पर मेरा थीटा 0 होगा, इस पॉइंट पर भी मेरा थीटा 0 होगा, ये क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा मैं करूं, तो सिस्टम 1 पे मेरे जो फोर्सेस हैं वो कितने हैं मेरे पास, 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, इनटू थीटा मेरे अगर और डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहे हैं सिस्टम 3 के, तो थीटा इंटू 0, थीटा जो कि मेरा 0 है, ये मेरा 0 है, ठीक है, प्लस और मेरे सिस्टम 1 पे कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, बस एक ही फोर्स है, ठीक है। ये मेरा बराबर होगा किसके, सिस्टम 2 पर। अगर मैं सिस्टम 3 पर आता हूं, तो यहां पर मेरे फोर्सेस लग रहा है MA लग रहा है, MA इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर रोटेशन आप देख रहे हैं वो क्या है आपकी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो MA इंटू 0.002 माइनस साइन, ठीक है, प्लस 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है इंटू 5 mm, ठीक है। तो 5 mm को मैं क्या लिख लेता हूं, 0.005, ठीक है, डायरेक्शन दोनों का सेम है तो इसलिए पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं MB पर आता हूं, MB पर अगर मैं देखूं, तो MB पर मेरा रोटेशन है क्लॉकवाइज और यहां पर मेरा है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से ये हो जाएगा कितना, -MMB इंटू 0.0012 रेडियन, यही रहेगा, क्लियर है पॉइंट। तो यार अगर मैं देखूं, ये तो मेरा टर्म 0 आ रहा है, ये तो 0 रहेगा, तो 20 इंटू 0, ये तो 0 हो गया। और यहां से अगर मैं देखूं, मेरा MA है और MB जो है वो मेरा बराबर है, क्लियर है। तो मैं इस इक्वेशन को और लिख सकता हूं कि MB अगर मैं माइनस MB 0.002 प्लस 0.0012, ठीक है, प्लस 10 इंटू 0.005, ठीक है। तो यहां से मेरा जो MB आता है वो आता है मेरा 10 इंटू 0.005 अपॉन में 0.002 प्लस 0.0012। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं, तो 10 इंटू
0.005 डिवाइड में 0.002 इस 0.00। तो यहाँ से जो मेरे पास एम ए आ रहा है, यहाँ से जो एम ए आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है मेरे पास कितना 15.625 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एम को मीटर में चेंज कर दिया, अगर मैं उसको एमएम में रहने देता तो मीटर की इन टर्म्स ऑफ एमएम रिजल्ट आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया भाई एमए, ठीक है। यही हमको फाइंड करना है फिक्स एंड मोमेंट। तो फिक्स एंड मोमेंट जो एमए पर आ रहा है वो यही आ रहा है 15.625 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ पर भी सेम आएगा 15.625 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। यहाँ पर तो हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर हमने यूज कर लिया, अगर हमारे पास ये सिमेट्रिकल लोड नहीं होता तब हम कोई सिस्टम 2 की भी रिक्वायरमेंट होती, ठीक है। सिस्टम 2 की जो रिक्वायरमेंट होती तब हम इस सिस्टम 2 को भी पिक्चर में लेके आते, बट हमने यहाँ पर सिमेट्री का यूज कर लिया है, तो एमए और एमबी हमारा जो है वो बराबर हो गया, ठीक है। सिमेट्री का अगर हमें सिस्टम, अगर हमें इसको यूज करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सिस्टम ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एमए है, यहाँ पे एमबी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे कि, ठीक है, अगर मेरा सिस्टम 2 है, सिस्टम अगर मेरा लोड सिमेट्रिकल नहीं होता, अगर मेरा एमए और एमबी बराबर नहीं होता, तो मैं सबसे पहले मैं क्या, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस थीटा को भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। इस थीटा को मैंने फाइंड कर लिया। इस सिस्टम पर मेरा कोई लोड तो है नहीं अभी, तो एम ए इंटू थीटा ये मेरा मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा मेरे पास इक्वेशन यहाँ से। और हाँ, तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन बन सकती हैं, एक बार मैं इस सिस्टम को यूज करूँ इसके साथ, और एक बार मैं इस सिस्टम को यूज करूँ इसके साथ, तो वहां से मेरे पास एमए और एमबी की दो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये थीटा फाइंड करने के लिए मुझको इसको, इस सिस्टम को और इस सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा सिमेट्रिकल है तो मैंने सिमेट्री को यूज कर लिया। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज कुछ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेटीज लॉ कैसे, एक सिंपल प्रॉब्लम ही देखे हम लोगों ने, और रेसिप्रोकल थ्योरम में कैसे यूज करती है वो चीज हमने देखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कास्टिग्लियानोस थ्योरम पर और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे वो चीज को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।